भाई चारगोव साहब को तो जानते होगे। इंडियड ये सबसे पहले थे जिन्होंने आइडिया दिया था कि डीएनए शायद डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा। हालांकि इन्होंने ये बात बोली नहीं थी, लेकिन ये तो भला हो वाटसन और क्रिक का कि उन्होंने उनके आइडिया को लपक लिया। आइडिया तो इनका सिर्फ ये था कि भाई जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पैरामिडिन होते हैं, और उसी के बेस पर एक सिंपल सा रूल था, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। मतलब डीएनए में भी जितने भी बेसिस होंगे वो इन सबको मिला के होंगे, और ए बराबर होगा टी के एंड जी बराबर होगा सी के। तो अब इस क्वेश्चन में दे रखा था कि ऑन सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंड होना जरूरी था इसका। द रिजल्ट शोड द कंटेंट ऑफ साइटोसिन सी वाज 20। अब अगर सी है 20% तो भाई जी के बराबर होगा, जी भी 20% होगा, तो फिर तो सी प्लस जी मिला करके 40% हो गए, और बचा हुआ जो है अब वो 60% है। वो 60% जिसके अंदर आपका ए और टी आएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए एंड टी पुट टुगेदर? तो क्वेश्चन तो अपना यही सॉल्व हो चुका है 60%। और अगर फिर भी इसमें ए या टी निकालना हो तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 30% ईच। तो जी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट बन गया। अब आती है बात हमारी सेल्स की। खाना खाने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है, और नींद अच्छी इसलिए आती है क्योंकि पेट भर चुका होता है। पेट भरने के कारण के साथ साथ कुछ और बातें भी हैं। आपने जो खाना खाया उसका ग्लूकोज पहुंचा ब्लड में, ब्लड से पहुंचा वो आपके लीवर में, आपके मसल सेल्स के अंदर, और ये जो फालतू ग्लूकोज है यूज तो करते नहीं, संभाल के रख लेते हैं ग्लाइकोजन बना करके। अगर हम किसी ऐसे आदमी की जिसके अभी अभी खाना खाया है, आदमी या जानवर ले लो कोई भी, अगर हम उसके लीवर की सेल को देखें तो वहाँ ये ब्लू ब्लू जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये ग्लाइकोजन की ड्रॉपलेट्स हैं, या कह लीजिए कि ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी भी। जब हम लोग खाना खा के हट चुके होते हैं तो लगातार तो ग्लूकोज की सप्लाई हो नहीं रही ब्लड के अंदर, क्योंकि हमने खाना तो एक बार खाया, बकरी तो है नहीं हम लोग कि चबाते रहेंगे दिन भर, कुछ लोग होते हैं। बट पॉइंट ये है कि जब हम खाना नहीं खा रहे होते ब्लड का ग्लूकोज का लेवल गिरता है, तो हमारी पैंक्रेटिक सेल्स मैसेज देती हैं लीवर को कि भाई साहब जो आपने ग्लूकोज स्टोर कर रखा था ग्लाइकोजन के रूप में, उसे तोड़ो, ग्लूकोज को रिलीज करो और वापस ब्लड में भेजो। ये काम आपका लीवर बढ़िया करता है, मसल नहीं कर सकता। हालांकि मसल में भी ग्लाइकोजन टूटता है, लेकिन मसल के यूज के लिए। जब भी कभी ग्लाइकोजन टूटेगा तो जो सबसे पहला मॉलिक्यूल निकलने वाला है वो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जहां लीवर में ये फ्री ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर ब्लड के अंदर आ जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। इसीलिए हम लोग लीवर को बोलते हैं कि भैया ग्लूकोज का बफर है। तो मसल्स में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विल कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका इस्तेमाल करके ग्लाइकोलिसिस या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या कुछ और चल सकता है। एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। इसी स्टेप को लिए क्वेश्चन था 24। द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन रिलीज ग्लूकोज यूनिट एज। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में रिलीज करता है वो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और मसल्स के अंदर लीवर में ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होने वाला काम है, और बाद में ये ब्लड में जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नंबर 2 है जो बेस्ट है। अब आती है बात, भाई ग्लूकोज को यूज किया आपने, एटीपी प्रोड्यूस किया, इस एटीपी का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे काम करते हो। इन्हीं में से एक काम है मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को मेंटेन रखना, और साथ में सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा रखना और पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर। और इसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पंप है जिसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप कन्फर्मेशन चेंज करता है अपनी, 3 सोडियम को बाहर भेजते हुए और 2 पोटेशियम को लाते हुए। इस कन्फर्मेशन में एक फॉस्फेट आके ऐड होगा एटीपी से, कन्फर्मेशन चेंज होगी और सोडियम के आयंस बाहर निकलेंगे। जब ये फॉस्फेट हटेगा तो फिर ये कन्फर्मेशन वापस बदलेगी और बदले में पोटेशियम अंदर आएंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखो जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है, द सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इज फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स, ऐसा है। A mutation in the intrinsic phosphorylation site of the pump is most likely to affect। अब म्यूटेशन कर दिया है उस जगह पर जहां पर वो फॉस्फेट लगना था, तो हम ये मान कर चलेंगे कि फॉस्फेट लगेगा ही नहीं। और अगर फॉस्फेट लगेगा नहीं तो भाई कंफर्मेशन बदलने वाले नहीं है ना, तो फिर सोडियम बाहर जाएगा और ना ही पोटेशियम अंदर आएगा। तो केवल सोडियम नहीं, केवल पोटेशियम नहीं, दोनों की स्टोरेज इफेक्ट होने वाली है। ऑप्शन नंबर 3। अब आती है बात कैपिंग की। मैसेंजर आरएनए की कैपिंग। मैसेंजर आरएनए बन चुका होता है
और बनने के बाद उस पर एक जीटीपी ऐड किया जाता है बड़े अनयूजुअल तरीके से 5' फॉस्फोट्राइस्टर बॉन्ड का इस्तेमाल करके। ये फॉस्फेट किस किस के हैं ये भी ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मैसेंजर आरएनए है उसके अल्फा एंड बीटा, और जो ये जीटीपी अलग से आया है इसका अल्फा। इसके अलावा मिथाइलेशन भी होता है। और कैपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कैपिंग बहुत सारे रोल निभाती है। जहां एक तरफ बनते हुए मैसेंजर आरएनए के 5' एंड को बचाती है उन एंजाइम से जो मैसेंजर आरएनए के 5' साइड से उसे डिग्रेड कर सकते हैं, तो ये भी इंश्योर कराती है कि स्प्लाइसिंग करने वाले एंजाइम्स भी नियरेस्ट एक्सोन के पास आ जाएं, ताकि वो एक्सोन एंट्रॉन जंक्शंस को पहचान लें और स्प्लाइसिंग करने में हेल्प करें। इतना ही नहीं, जब ये मैसेंजर आरएनए कैप लग चुकी होती है तो कैप बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से न्यूक्लियस से बाहर जाने में भी बड़ी हेल्प करते हैं, और बाहर जाने के बाद में प्रोटीन ट्रांसलेशन में राइबोसोम की छोटी सब यूनिट 40S वो पहचान ले कि भाई ये है वो एंड, उसमें भी कैप और कैप बाइंडिंग प्रोटीन्स का बड़ा रोल है। मतलब कैपिंग जस्ट धूप से बचाने के लिए नहीं है। ये जो एंजाइम्स होते हैं कैपिंग के, टेलिंग के, स्प्लाइसिंग के, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की टेल पर सवारी करके चल रहे होते हैं। जैसे जैसे आपका आरएनए बन के बाहर निकलेगा वो कूद करके उसके ऊपर पहुंच जाएंगे और प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। खाली जगह पर दूसरे एंजाइम आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए सभी प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड हैं। अब इसी बात को लेकर क्वेश्चन था 32, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए आर मॉडिफाइड टू प्रोसेस अ 5' कैप स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द 5' कैप स्ट्रक्चर। ये प्रोटेक्ट करता है मैसेंजर आरएनए को 5', 3' एक्सोराइबो न्यूक्लियोटाइड से। बिल्कुल बढ़िया बात है, ट्रू। ये फैसिलिटेट करता है स्प्लाइसिंग ऑफ द नेसेंट ट्रांसक्रिप्शन को। देखिए डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली। इट प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए थर्ड फैमिली ऑफ एंजाइम। अब ये आरएनए थर्ड की जो फैमिली है ये डबल स्ट्रैंड आरएनए को बीच में से कट करती है। याद रखिएगा इसका टारगेट है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन हम मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं, यहाँ डबल स्ट्रैंडेड की कहानी नहीं होती। और वैसे भी ये बीच में से कट करने वाला है। जब हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर रहे होते हैं या साई आरएनए की कहानी की बात कर रहे होते हैं, वहां इसका रोल है। तो ये स्टेटमेंट कैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नियरली फॉल्स है। लास्ट स्टेप है इट फैसिलिटेट अटैचमेंट ऑफ 40S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो कि ट्रू बात भी है। देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है ये भी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जर्नली हम लोग टेक्स्ट में ये बात पढ़ते नहीं है। बट सोच के देखो, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के सी टर्मिनल डोमेन पर जहां ये एंजाइम बैठे हुए थे कैपिंग वाले, जब ये हटेंगे तो स्प्लाइसिंग एंजाइम लोड होते हैं, और स्प्लाइसिंग एंजाइम को लोड कराने में ये कैपिंग वाले एंजाइम हेल्प करते हैं, और बाद में इन्हीं स्प्लाइसिंग वाले एंजाइम्स की हेल्प से पॉली वाले भी आते हैं। तो मतलब ये कहानी एक दूसरे पर चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है। बेशक कैपिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है स्प्लाइसिंग के अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो हेल्प करती है। और फिर मैं बोलता हूँ भाई, अगर तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक एंजाइम दे रखा है डबल स्ट्रैंड आरएनए को काटने वाला, और एक बात कर रखा है कैपिंग स्प्लाइसिंग में हेल्प करती है या नहीं करती, तो किसको वेटेज दोगे? क्या मैसेंजर आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है? इसलिए यहाँ ज्यादा प्रोबेबल आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बजाय कि 2 के। डरावनी कहानियां जब हम सुनते हैं तो चुड़ैल, चमगादड़ें, ड्रैकुला हमारे सामने आते हैं। हालांकि ये भी फैक्ट है कि सभी की सभी चमगादड़ें इंसानों का या जानवरों का खून नहीं पीती। कुछ बड़ी प्यारी सी भोली सी चमगादड़ें भी होती हैं जो फल खाती हैं, जिन्हें हम फ्रूट बैट बोलते हैं। लेकिन ये फ्रूट बैट भी नुकसान तो पहुंचाती हैं, जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं। इनकी गलती नहीं थी। कुछ वायरसेस इनके अंदर रहते हैं, और वायरसेस वो इनसे हमारे पास आ जाते हैं, ह्यूमंस के पास। नेफा वायरस केरला में आप सुनते हो, लास्ट ईयर भी सुना होगा, अब भी सुन रहे हो, इस टाइम भी वहां इन्फेक्शन फैला हुआ है। ये बैट्स के द्वारा फैलने वाला वायरस है, और ऐसा नहीं है कि केवल एकमात्र यही वायरस ऐसा है। बहुत सारे वायरस फिलो फैमिली के भी, जैसे कि इबोला का वायरस, ये भी ऐसा ही है जो कि बैट से फैल सकता है इंसानों में। नेपा भी और सार्स भी, क्योंकि सार्स बर्ड्स के द्वारा फैलने वाला है, और इसके भी सोर्स पाए गए हैं कि ये फ्रूट बैट से फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा था, फ्रूट बैट आर नोन टू हार्बर एंड स्प्रेड सेवरल वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इनमें से कौन सा नॉट रिपोर्टेड है? भाई HIV के बारे में हम लोग चिंपांजीज की बात करते हैं, फ्रूट बैट का जिक्र
HIV के साथ नहीं आता। इबोला वायरस की फैमिली के और वायरसेस भी जैसे कि मार्बर्ग वायरस, वो भी ये काम करता है कि फ्रूट बैट से फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 4 है, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब बात आती है अंग्रेजों की। अंग्रेजों के बारे में हम ये सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक हम पर राज किया। भारत हालांकि काफी बड़ा देश है, यहाँ काफी सारे छोटे राज्य थे, काफी सारे मजबूत लोग भी थे, इसलिए तो हम लोग आजाद हो पाए। लेकिन पॉइंट ये है कि इतने लंबे टाइम तक ये हम पे राज करने में कामयाब कैसे हुए? वो लाइन क्या थी? लाइन थी बांटो और राज करो की। और इसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। एज्यूमिंग दैट द A, B, C एंड D जीन्स ये नॉन लिंक्ड है, मतलब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर है, इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगी और प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है प्रोजेनी की कि भाई ये जीनोटाइप वाला अगर हम क्रॉस कराएं इस जीनोटाइप का इसके साथ में तो मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो करना क्या है? बांटो और राज करो। चलिए काम को आसान बनाने के लिए मैं इसको अलग ले आया हूं। अगर हम केवल एज को फोकस करें, कैपिटल ए इनटू स्मॉल ए की क्रॉस से मुझे ये मिल जाए, इसकी गारंटी क्या है? मतलब बांट लेते हैं, पहले बाहर निकाल लेते हैं केवल इनको, ए वालों को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस में मुझे कैपिटल ए साउंड मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है 1/1, 100%, और तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/1। अब कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगस कैपिटल बी इनसे मुझे कैपिटल बी मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। स्मॉल सी एंड स्मॉल सी तो मुझे एक ही मिलने वाली चीज है, वो है स्मॉल सी 1/1 प्रोबेबिलिटी। हेट्रोजाइगोट कैपिटल डी स्मॉल डी, होमोजाइगस कैपिटल डी के क्रॉस से मुझे हेट्रोजाइगोट मिल जाए, प्रोबेबिलिटी है 1/2 की। अब सभी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर निकल के आएगा 1/4, जो कि आपका आंसर भी है। मतलब इस पर्टिकुलर क्रॉस में अगर ये पेरेंट्स हैं तो इस जीनोटाइप के मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। और क्वेश्चन में 1/4 ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है, जिसे आप बड़े प्यार से टिक करके आए होगे, मुझे पता है भाई टैलेंट तो आप लोगों के पास कूट के भरा पड़ा है और आप जानते हो कि एग्जाम को जीतना किसे कहते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हो तो तुम सीखते भी हो। दुख मनाने से कुछ नहीं होता, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन की। लर्न करते करते, इवॉल्व करते करते हम यहां तक आ पहुंचे, वरना कहीं किसी डाल पर बंदरों के साथ लटके मिलते। कुछ याद आया? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। मुझे पता नहीं कि भाई तुम्हारे जमाने में इन चीजों को यकीन करते हैं नहीं करते, बट एक जमाना ऐसा भी था कि लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। अगर किसी को अपने मन की किसी बात का इजहार करना होता था, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो लड़ाई की बात हो, चाहे वो मिस कर रहा हो, चिट्ठियों के थ्रू ही कहानी हुआ करती थी। ना मेल थी, ना टेलीफोन थे, बस ये चिट्ठी का ही सहारा था। लोग बाग एक एक चिट्ठी के सहारे साल भर वेट करते थे। ये चिट्ठियां अपने पते पर पहुंच जाती थी क्योंकि उनके ऊपर पते लिखे होते थे, एड्रेसेस। अगर चिट्ठी पर एड्रेस ना लिखा हो तो फिर नो डाउट चिट्ठी कैसे पहुंचेगी अपने जगह पर। हमारी सेल के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं और इन प्रोटीन को भी जगह जगह पर जाना होता है। भाई ट्रैफिक तो हमारी सेल के अंदर भी है ना। सेल में प्रोटीन बनाने की 2 जगह हैं, या तो साइटोसोल में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन हर प्रोटीन को ये पता होता है कि उसे जाना कहाँ है, क्योंकि जब कभी प्रोटीन बन रहा होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई सीक्वेंसेस इस तरह की हैं जो आइडेंटिफाई करा देंगी प्रोटीन को कि उसे कहाँ जाना चाहिए। जब इन सीक्वेंसेस को स्टडी किया गया तो मालूम पड़ा कि भाई जिन भी प्रोटीन्स को न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है उनमें खूब सारा लाइसिन और आर्जिनिन भरा होता है। इसे हम लोग बेसिक सिग्नल सीक्वेंस भी कहते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कि पेरोक्सिसोम में जाना है तो सी टर्मिनस पर 3 अमीनो एसिड सीरीन, लाइसिन और ल्यूसिन मिलते हैं। सिमिलरली जो ईआर को वापस आने वाले होते हैं उनमें पाए जाते हैं लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसिन, और वो भी सी टर्मिनस पर। इससे हम लोग प्यार से के डेल सीक्वेंस भी कहते हैं। ये वही सीक्वेंस थे जिसे हम लोग बोलते थे कि भाई ये है ईआर रिटेंशन सिग्नल सीक्वेंस। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोटीन की ही जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वही फैसला करे कि इस प्रोटीन को जाना कहाँ है। अब जैसे कुछ प्रोटीन लाइसोसोम्स के होते हैं, लाइसोसोम के प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन होता है और ग्लाइकोसाइलेशन में लास्ट टर्मिनल मैनोस के ऊपर एक फॉस्फेट लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मैनो 6 फॉस्फेट। और ये मैनो 6 फॉस्फेट एक तरीके से पता लिख दिया गया है इस प्रोटीन के ऊपर कि भाई तुम जाओगे लाइसोसोम में
और इन्हीं डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस की वजह से सेल के अंदर जो सॉर्टिंग सिस्टम है वो पहचानता है कि किसको कहाँ भेजना है। क्वेश्चन नंबर 77 इसी को लेकर के था कि अगर आप ऑर्गेनल की लिस्ट दी जाए और सिग्नल सीक्वेंस की बात की जाए जो प्रोटीन को टारगेट करने के लिए जरूरी है, तो आप क्या मैच करोगे। लाइसोसोम के लिए मैनो 6 फॉस्फेट ए का 4 हमारे पास दो ऑप्शन के अंदर है। हम बात करें न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में मुझे चाहिए लाइसिन और आर्जिन वाली रिच सीक्वेंस, यानी कि सी का 1 और सी का 1 यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो चुका है ऑलरेडी, ये तो कहानी नहीं है। और उसके अलावा पेरोक्सिसोम के लिए था सी टर्मिनस का ट्राइपेप्टाइड, मतलब डी का 2 और डी का 2 यहां पर अवेलेबल है। तो बची हुई जो कहानी थी वो थी माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है एन टर्मिनल एम्फीपैथिक हेलिक्स रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो है 3। क्या जब तुम अपनी तैयारी कर रहे थे तुमने उस टेबल को देखा था? क्या किसी ने बताया था तुम्हें कि भाई ये टेबल की ये सीक्वेंस याद करनी है? इसलिए कहा गया था तुम्हें कि इस सीक्वेंस को याद कर जाना। और ये क्वेश्चनों में से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये जानना चाहते हैं कि सिग्नल सीक्वेंसेस क्या क्या होती है। अब जहां सिग्नल सीक्वेंस के बेस पर, पते के बेस पर चीज अपनी जगह पहुंच सकती है। आज हम लोग अमेजन से कुछ मंगाते हैं या फिर स्नैपडील से कुछ मंगाते हैं, तो उसके ऊपर भी एड्रेस लिखा होता है हमारा, लेकिन उसे हम तक लेके कौन आया? लेके आने वाले तो ट्रांसपोर्टर है ना। जैसे प्रोटीन्स के मामले में भी ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हैं, ऐसे जो हमारी मेटाबॉलिक पाथवेज है, मतलब जो हमारी सेल की डेली की नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए भी डिफरेंट पाथवेज काम करती हैं, और वहां भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिलता है। अब मालूम पड़ा कि भाई तुम्हें अपने स्कूल जाना है, वही स्कूल जिसमें तुम बचपन से पढ़े हो, तो ट्रक करोगे, हवाई जहाज करोगे, ट्रेन करोगे, या पानी का जहाज, या फिर भैंसा बुग्गी। भाई हम जानते हैं कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं, ये डिपेंडिंग कि हम किस चीज को ले जाना चाहते हैं इस पर हम लोग कैरी करते हैं। अगर किसी को अपना घर शिफ्ट करना है तो उसके लिए वो साइकिल या रिक्शा को नहीं बुलाएगा, वो बुलाएगा ट्रक वाले को, ताकि बड़े सामान को ले आ सकें। हो सकता है तुम्हें भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक का सहारा लेना पड़ता हो, बट एनीवे क्वेश्चन नंबर 75 कुछ ऐसे ही कह रहा है। हमारी जो सेल की बायोकेमिस्ट्री है, उस बायोकेमिस्ट्री में भी काफी सारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब अगर तुम ये कहो कि नाम को नाम रहने दो, भाई ये जो नाम को तुम नाम रहने देते हो ना, तो इसलिए तुम्हारी इमेजिनेशन क्लियर नहीं होती। जब तुम को एंजाइम ए को देखते हो तो तुमसे टैक्सी के रूप में क्यों देखते कि ये वो टैक्सी है जो एसाइल ग्रुप्स को कैरी करती है। एसाइल ग्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जिम्मा इसका, को एंजाइम ए का। और ना सिर्फ ये उनको ले जाती है बल्कि एसाइल ग्रुप को एक्टिवेट भी करती है। अब तुम्हें याद होगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सोलोस्टेट से जोड़ने के लिए एसाइल ग्रुप आता है, लेकिन कैसे आता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में। एसिटाइल ग्रुप भी एसाइल का एग्जांपल्स है। एसाइल को कैरी करने वाला कोएंजाइम ए ही होगा अकेला, ऐसा भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको याद रखना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री में किसको कौन कैरी कर रहा है। अब अगर ऑप्शन नंबर ए का सेकंड है तो यार जरा देखना कितने ऑप्शनों के अंदर ऑप्शन नंबर ए का सेकंड है। केवल एक इस लाइन के बेस पर भी क्वेश्चन सॉल्व है। उसके बाद आता है जी एफएडी। एफएडी का मतलब क्या होता है? आपने एफएडी को देखा होगा। एफएडी H2 के रूप में आप देखते हो, ये इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा होता है एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर। पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट पीएलपी, पीएलपी लेके जाएगा अमीनो ग्रुप्स को। तो एनएडी निकोटिन, एमाइड, एडेनिन, डाइनिक्लोटाइड, इसको आप हाइड्राइड आयन के लिए बोल सकते हो, मतलब वो जो ऐसे फॉर्म में दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आपका आंसर था वो 2 था। और अगेन ये बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी बायोकेमिस्ट्री में। आपको मालूम था कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा, और आपको बताया गया था कि पूरी बायोकेमिस्ट्री में से यही इस तरह की चीजें होती हैं जिन्हें याद करना होता है। आई होप आप लोगों ने अपने लेसन्स सीखे होंगे ठीक से और इस क्वेश्चन को किया भी होगा। अब कई बार जब बच्चों को हम खाना खिलाना चाहते हैं तो बच्चा खाना नहीं खाता, या तो उसे खाना वो पसंद नहीं है या उसका पेट भरा हुआ है। भाई आप अपनी बात कर लो, जब आपका पेट भरा होता है तो तब क्या आप और खाना चाहते हो उसी खाने को जिसे आप खा रहे थे? हाँ, अगर कुछ मिठाई शिठाई की बात आ जाए तो बात अलग है, थोड़ी सी जगह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इकोलाई या फिर बाकी सेल्स भी ऐसे ही खाने के मामले में चूजी हैं। हम लोगों ने कभी लैक ऑपरॉन की कहानी पढ़ रखी है। हमें मालूम है कि लैक ऑपरॉन से बनने वाले एंजाइम लैक्टोज नाम के मॉलिक्यूल का कैटाबोलाइज करते हैं।
अगर लैक्टोज होगा तो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम बनाए जाएंगे, लेकिन अगर लैक्टोज हो ही ना तो फिर इस एंजाइम को बनाने का फायदा क्या है? भाई सिंपल सी बात है कि अगर तुम मुंह चला रहे हो, च्युइंग च्युइंग कर रहे हो, तो कुछ तो च्युइंग करने के लिए मुंह में होना चाहिए ना। खाली मुंह तो बैठ करके जुगाली नहीं करोगे। सेम ऐसे ही बैक्टीरिया भी एंजाइम तभी बनाना चाहता है जब उन एंजाइम्स की नीड हो। हाँ, अगर लैक्टोज की जगह पर ग्लूकोज अवेलेबल है तो लैक्टोज खाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी ब्याह में अगर तुम जाओगे और वहां पर कुछ एक ऐसी सब्जी रखी है या फिर ऐसी कुछ आइटम रखा हुआ है जो तुम खाने के लिए पागल रहते हो, तो क्या तुम वहां भी जाकर के दाल रोटी चबाओगे? हो सकता है कुछ लोग बोल दें कि हाँ जी हम तो दाल रोटी खाते हैं, बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो हम वो चॉइस को पिक करना चाहते हैं जो हमारे लिए सबसे बढ़िया हो और जो हमारे लिए टेस्टी हो। ई कोलाई का भी प्रेफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज है। ग्लूकोज मिल गया तो ग्लूकोज लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं होने देगा। ग्लूकोज कंट्रोल करता है लैकोप्रोन को, फिर चाहे लैक्टोज हो या ना हो, लैकोप्रोन हैज टू बी शट डाउन। सिमिलरली जब ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड की बात करते हैं, जिसे हम ट्रिप ऑप्रोन में पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया को अपने प्रोटीन बनाने के लिए ये अमीनो एसिड चाहिए और इसके पास अमीनो एसिड को बनाने की खुद की अपनी मशीन है, ट्रिप ऑप्रोन के द्वारा बनने वाले एंजाइम से। अगर बैक्टीरिया की सेल के पास ट्रिप्टोफैन की कमी है तभी ये ऑप्रोन ऑन होता है, और अगर ट्रिप्टोफैन एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल है तो ट्रिप ऑप्रोन ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात थी खाने की और चबाने की। क्वेश्चन नंबर 83 इसी बात को ले रहा है, लेकिन थोड़े से हाइब्रिड तरीके से। इन अ स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई एक फ्यूजन बनाया गया है लैकोप्रोन और ट्रिप ऑप्रोन का। जो न्यू लोकस हैं स्ट्रक्चर्स में वो दिखाई गई हैं डायग्राम में। इस स्टेन में वाइल्ड टाइप का ट्रिप ऑप्रोन नहीं है। तो देखिए यहां आई जीन, आई है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की, प्रोमोटर ऑपरेटर ये दोनों के दोनों लैक के हैं। बाकी जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो एंजाइम्स बनाएंगी वो ट्रिप ऑप्रोन की हैं। यानी कि ये ऐसा ऑप्रोन है जो लैक्टोज के कंट्रोल में है, लैक्टोज ग्लूकोज के, लेकिन बनाएगा एंजाइम ट्रिप्टोफैन के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के ट्रिप की तो कहानी यहां से गायब हो गई। हम जानते हैं ट्रिप ऑप्रोन में ट्रिप का रेगुलेटर आरएनए पॉलीमरेज को तब बाइंड करने देता है जब एनवायरनमेंट में ट्रिप्टोफैन ना हो, और अगर एनवायरनमेंट में ट्रिप्टोफैन होगा तो वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड। लेकिन अब क्योंकि यहां पर ना तो ट्रिप ऑप्रोन है, ना ट्रिप प्रमोटर है और ना ही ट्रिप का रेगुलेटर है, तो ट्रिप्टोफैन तो भूल जाओ। अब बात रह गई है केवल लैक्टोज की। तो अब पोटेंशियल सिनेरियो दिए गए। इन्होंने कहा कि ट्रिप्टोफैन विल बी सिंथेसाइज्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन। भाई इस सिस्टम के अंदर चाहे लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज की तो कहानी देखने को मिल जाएगी कंट्रोल में। अगर लैक्टोज होगा तो लैक आई का प्रोडक्ट कैन नॉट इनहिबिट द ऑपरेटर और ये ऑपरेशन ऑन होगा। अगर ये ऑन होगा तो एंजाइम बनेंगे, एंजाइम बनेंगे तो ट्रिप्टोफैन बनाएंगे। हाँ, ट्रिप्टोफैन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मोरलेस ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर ए ये कहता है कि ट्रिप्टोफैन बनेगा जब मीडियम में लैक्टोज हो, और ट्रिप्टोफैन भी हो। मेरे ख्याल से ट्रिप्टोफैन के होने ना होने का फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल बी रिप्रेस्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज। हाँ, अगर ग्लूकोज अवेलेबल होगा तो कैप बाइंडिंग वाली कहानी जो थी जिसमें एडिनाइल साइक्लिक एएमपी की स्टोरी थी, तो ग्लूकोज क्योंकि यहाँ पे लैक के रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस ऑपरेशन को ऑफ कर सकता है। स्टेटमेंट नंबर बी भी ट्रू है। ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ट्रिप्टोफैन ऑन मीडियम। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के रेगुलेटर ही नहीं है तो ट्रिप्टोफैन हो या ना हो ये वाली कहानी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये फॉल्स है। अब अगर सी फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1 ही बचा ना। और वैसे भी हम जान चुके हैं कि ए और बी दोनों ही ट्रू हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर 1।